जी, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब मुझे सुन सकते हैं? मुझे मैसेज करके बताएँगे सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको? इज़ माय वॉइस क्लियर? ओके, दैट्स गुड। अभी कुछ देर में आपका लेक्चर जो है वो असेसमेंट का अपलोड हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
ओके क्लास, आज जो हम असेसमेंट की बात करेंगे वो हम एब्डोमेन, रेक्टम और जितना भी आपका जो लोअर पार्ट है उसकी असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। कि अब आपको देखना ये है कि जो डिफरेंट पेशेंट आपके साथ पास आते हैं वार्ड में, या आप लोग जब भी क्लिनिकल रोटेशंस पे जाते हो, तो जो डिफरेंट तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, लाइक आप कह लें कि ये एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स के साथ, इसमें अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, आपके पास ये कॉलिसिस्टेक्टमी भी हो सकता है, डिफरेंट प्रोसीजर है, लेप्रोटमी भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी पेशेंट आते हैं आपके पास, कोई भी आपको नॉर्मल पेशेंट तो नहीं मिलेगा ना फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए एब्डोमेन की, रेक्टम की, इस पार्ट की करते हुए। लिहाजा आपको देखना हमेशा काम अपना जो है वो हमेशा एबनॉर्मेलिटीज के ऊपर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वन थिंग आपने रिमेंबर जो रखने वाली है वो यही है कि आप अपने अपना काम जो है वो एबनॉर्मेलिटीज के साथ ही करना है। आज मैं आपको जो है वो इस लोअर पार्ट की जो है वो असेसमेंट करना सिखाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है। जब आप लोग फिजिकली आ जाएंगे तब आपको लैब में भी मैं ले जाके बता दूंगी कि कैसे करना है। लेकिन आज आपने जैसे कि फर्स्ट ईयर में होपफुली एनाटमी पढ़ी है, आपने फिजियो पढ़ी है, तो आपको काफ़ी स्ट्रक्चर का, उनके फंक्शंस का बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर जिस बच्चे की एनाटमी या फिजियो वीक है तो उसमें हम कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा या उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसी कह लें कि मुश्किल बात नहीं है। एनाटमी जो है वो इस ज़मीन में आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन, एनएस एंड रेक्टम, ये आज का हमारा जो है वो लेक्चर है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कहते हैं डिस्कस द पेशेंट्स हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चंस necessary to perform the assessment of the abdomen, anus and rectum। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बात की थी कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेल्थ हिस्ट्री और दूसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। और इन दोनों से हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स मैटर, ठीक है। कहता है कि पेशेंट्स की हेल्थ हिस्ट्री, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, असेसमेंट और रिगार्डिंग एब्डोमेन, एनएस और रेक्टम, ये देखते हैं। इसके बाद कहता है डिस्क्राइब द स्पेसिफिक असेसमेंट टू बी मेड ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन। और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक असेसमेंट देखते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन। एंड आफ्टर दैट डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टम की मसल्स के एग्जामिनेशन हम करते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को हम डॉक्यूमेंट करते हैं, यानी जो कुछ भी हमें पेशेंट में नज़र आ रहा होता है हम उसको एज इट इज़ डॉक्यूमेंट कर देते हैं। आगे आ जाता है लिस्ट द चेंजेस इन एब्डोमेन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजिंग प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट कर लेंगे हम लोग चेंजेस को एब्डोमेन के अंदर दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजिंग प्रोसेस, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी एजिंग प्रोसेस की। ये देखें, ये आपके पास एनाटमी है एब्डोमेन की, ये स्प्लीन है, स्टमक है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है, यूरिनरी ब्लैडर है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, असेंडिंग कॉलन है, अपेंडिक्स है। ये दीज आर ऑल एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर। इसको ज़रा 2 मिनट में देती हूँ, आप इसको रिव्यू कर लें अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लोकेट है, क्योंकि अभी जब पोजिशंस की बात आएगी तो आपको ऑर्गन्स की पोजीशन समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को उनकी एग्जैक्टली लोकेशन पता हो। इस पिक्चर को, इस डायग्राम को सारे बच्चे अच्छी तरह से प्लीज़ रिव्यू कर लें और देख लें ये जो डायसेक्ट की हुई बॉडी है कि इसमें कौन सा ऑर्गन कहाँ पे पड़ा है। यू हैव ओनली 2 मिनट्स प्लीज़।
हाँ जी, होपफुली आप लोगों ने इसको रिव्यू कर लिया है। सबने कर लिया रिव्यू? ओके। उसके बाद कहते हैं द नर्स लोकेट एंड डिस्क्राइब द एबनॉर्मल फाइंडिंग्स यूजिंग द टू कॉमन मेथड्स ऑफ सब डिवाइडिंग द एबडोमेन क्वाड्रेंट्स एंड रीजन। ठीक है, इसमें नर्स जो होती है वो क्या करती है, लोकेट करती है और डिस्क्राइब करती है आपके जितने भी एब्डोमिनल फाइंडिंग्स हैं उनको टू कॉमन मेथड्स के ज़रिए। ठीक है, मतलब आपने आपका जो एब्डोमेन है ना, अगर आप देखें कभी एब्डोमिनल सर्फेसिस खोपनी, तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है क्वाड्रेंट और दूसरा होता है रीजन्स। ठीक है, आपने इसकी डिवीजन का ये अपने माइंड में जो है वो स्ट्रिक्टली रखना है कि एक आपकी जो होती है वो एक क्वाड्रेंट की आपकी डिवीजन होती है और दूसरी जो होती है वो आपकी रीजन की डिवीजन होती है। सो टू डिवाइड द एब्डोमेन इनटू क्वाड्रेंट द नर्स इमेजिन टू लाइंस। ठीक है, इसमें जब इसमें क्वाड्रेंट्स को डिवीजन में करना है, क्वाड्रेंट्स को डिवाइड करना है, तो उसमें दो लाइंस को, टू लाइंस उसमें इमेजिन करना है, यानी ये एक होगी फ्रॉम अप टू डाउन और एक होगी हमारे पास लेफ्ट टू राइट। वर्टिकल लाइन फ्रॉम दी ज़िगॉइड प्रोसेस टू द प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, और ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन कौन सी होगी, जो कि आपके पास 90 के एंगल पे होगी, और 90 के एंगल पे होगी तो वो आपके ज़िगॉइड प्रोसेस से आपके सिम्फिसिस प्यूबिस की होगी। ज़िगॉइड प्रोसेस आपका कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपकी स्टर्नम होती है। स्टर्नम मतलब जहाँ पे आपकी जो सीने की हड्डी होती है, जहाँ से आप लोग जो है वो स्टर्नम की नॉच होती है, तो वहाँ से आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो वो ज़िगॉइड स्टर्नम से स्टार्ट होकर किधर जाती है, वो जाती है आपकी प्यूबिक सिम्फिसिस प्यूबिक पे जाती है। उसके बाद कहता है टू डिवाइड द एब्डोमेन इनटू क्वाड्रेंट द नर्स इमेजिन टू लाइंस। वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपकी ज़िगॉइड प्रोसेस से स्टार्ट हो जाती है और जाती है सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो आपकी अक्रॉस द एम्प्लाइकस होती है, यानी कि जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी वो आपकी 90 के एंगल पे होगी और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपकी एम्प्लाइकस लाइन के ऊपर होगी। ठीक है, ये देखिए, यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो लाइन है, ये है आपकी वर्टिकल लाइन, ये आपकी, इसको स्टर्नल लॉज बोलते हैं, ये आपकी स्टर्नम है और ये आपकी स्टर्नल लॉज है, और ये स्टर्नल लॉज से शुरू होकर किधर जाती है, आपके सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर जाती है, ये प्यूबिस के ऊपर। ठीक है, और ये दूसरी जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है वो जो मैं आपको बता रही हूँ, ये। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब हम एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं तो हम उसको क्वाड्रेंट्स में और किस में डिवाइड करते हैं, सेक्शंस में। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स है, ये राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट है, यानी कि ये अगर पेशेंट की राइट साइड है तो ये उसका राइट अपर क्वाड्रेंट है और ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है, और अगर ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है और ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसी तरह से उसने 4 क्वाड्रेंट में डिवीजन बताई है, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, ये देखिए राइट अपर में देखिए कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैंने क्वाड्रेंट वाइज जो है वो ऑर्गन को डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल राइट अपर क्वाड्रेंट में आपके पास लिवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है, ड्यूडेनम आ जाती है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज आ जाता है, आपकी राइट किडनी आ जाती है, आपका एड्रिनल ग्लैंड आ जाता है, आपका हेपेटिक फ्लेक्सचर आ जाता है, हेपेटिक फ्लेक्सचर ऑफ कोलोन। उसके बाद पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एंड असेंडिंग कोलोन। ठीक है, ट्रांसवर्स और असेंडिंग कोलोन का पार्ट आ जाता है।
इस तरह से अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें सीकम आ जाता है, अपेंडिक्स आ जाती है, राइट ओवरी आ जाती है, एंड ट्यूब एंड राइट यूरिथ्रा, ठीक है, राइट यूरिटर्स आ जाता है। लेफ्ट अपर की बात करें तो उसमें स्टमक, स्प्लीन, लेफ्ट लूब ऑफ द लिवर, बॉडी ऑफ द पेंक्रियास, ठीक है, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन आ जाता है, पार्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन आ जाती है। ये सारे के सारे लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। और लेफ्ट अगर अपर की बात करें तो उसमें डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, लेफ्ट ओवरी एंड ट्यूब एंड लेफ्ट यूरिटर्स। अब ये मैंने इसी वजह से क्वाड्रेंट वाइज डिवाइड कर दिया है कि जिस क्वाड्रेंट में आपने लोकेट करना है कि किस क्वाड्रेंट के किस हिस्से की या ऑर्गन की डिजीज है, तो आपको आप इजीली अंडरस्टैंड कर दोगे ये किस हिस्से की डिजीज है, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ पेन बाय एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, ठीक है। इंटर्मिनल क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप जो है वो किस तरह से आप पेन को सिग्निफिकेंट करेंगे। अगर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है तो अगर हार्ट की पेन है तो वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी हो सकती है और एस्कीमिया भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हार्ट है, लंग है, पेंक्रियाज है, स्प्लीन और स्टमक है। अब अगर इन इनकी पेन्स हैं तो वो कैसे कैसे होंगी वो बता रहा है। अगर कोई लंग के डिसऑर्डर के साथ पेशेंट है तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पेंक्रियास के साथ है तो उसको पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अगर कोई स्प्लीन के साथ है तो उसमें रप्चर्ड स्प्लीन हो सकती है। अगर कोई स्टमक के साथ है तो उसमें गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, ईसोफेजाइटिस हो सकता है, GERD हो सकती है, ठीक है, हाइटल हर्निया हो सकता है। और आपके पास ये सारी चीज़ें लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर आ जाती है। अब लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में कौन कौन से आपके पास ऑर्गन्स है, ओवरी है, यूट्रस है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, किडनी है। ओवरी यूट्रस का अगर कोई इशू होगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। और अगर इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो उसमें परफोरेशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डाइवर्टिक्यूलाइटिस हो सकता है, हर्निया हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। और किडनी में जो है वो नेफ्रोलिथियसिस यानी किडनी स्टोन और इन्फेक्शन हो सकता है। राइट अपर क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो उसमें हार्ट में फिर वही से MI, एस्कीमिया, लंग्स में नमोनिया, गॉल ब्लैडर में आपके पास कॉलीलिथियसिस, कॉलीसिस्टाइटिस, ठीक है, लिवर में हेपेटाइटिस, कैंसर, इंटेस्टाइन में ड्यूरिनल अल्सर, ठीक है। और अगर हम बात करें राइट लोअर क्वाड्रेंट की तो उसमें आपके पास ओवरी, इंटेस्टाइन, कॉर्न डिजीज, अपेंडिक्स आ जाती है, ठीक है, किडनी आ जाती है। ओवरी से रिलेटेड होंगे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, PID हो सकता है, ठीक है। अगर इंटेस्टाइन में है तो उसमें परफोरेशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। क्रॉन डिजीज में आपके पास डाइवर्टिक्यूलाइटिस हो सकता है, हर्निया हो सकता है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है आपके पास। ये सारी की सारी वो डिजीज है जो आपकी एब्डोमिनल ऑर्गन रिलेटेड डिजीज है। किडनी है, ठीक है, नेफ्रोलिथियसिस है एंड इन्फेक्शन है। आगे आ जाते हैं रीजन। पहले हमने बात की थी सारे के सारे एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स की, अब है रीजन। कहता है यूजिंग सेकंड मेथड डिवीजन इनटू 9 रीजन। अब हम ये मेथड यूज करते हुए क्वाड्रेंट कितने होते हैं एब्डोमेन के? चार होते हैं ना, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 4 है और रीजन जो है वो टोटल 9 है। तो यूजिंग सेकंड मेथड डिवीजन इनटू 9 रीजन, 9 रीजन में हम कर देते हैं। टू वर्टिकल लाइन दैट एक्सटेंड superiorly from midpoint of the inguinal ligament and two horizontal line
one at the level of the edges of the lower ribs and other at the left of the iliac crust, ठीक है, और iliac crust के ऊपर होती है। ये देखें, यू कैन सी दीज आर द 9 रीजन्स। ये देखें, ये लाइन 2 वर्टिकल लाइन स्टार्ट हुई है iliac crust है आपकी iliac fossa की तरफ, और इस तरह से ये 2 लाइन। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया है एब्डोमेन को, ठीक है। ये रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल एरिया, ये देखिए, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये वाला जो है ये आपका हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। यानी कि उसमें क्या क्या आ जाता है, आपके इलियक रीजन आ जाता है, लंबर रीजन आ जाता है एंड हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आ जाता है। ये 9 रीजन आ जाता है आपके पास। ऑब्टेनिंग हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री में जब हमने लेना है, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि 2 चीज़ें होती है, एक होता है इंटरव्यू और दूसरी होती है हेल्थ हिस्ट्री। दोनों से हम लोग डेटा ले रहे होते हैं, ठीक है। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम दोनों से डेटा ले रहे हैं। ठीक है, हम दोनों से डेटा ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हेल्थ हिस्ट्री भी आ जाती है। अगर तो पेशेंट हैज़ ए जीआई प्रॉब्लम, ही विल यूजुअली कंप्लेन एबनॉर्मल और चेस्ट पेन। उसको एबनॉर्मली जो है वो चेस्ट पेन भी हो सकती है, ठीक है, उसको एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, उसको बेल्चिंग भी हो सकती है, उसको क्रैम्पिंग भी हो सकती है, उसको हार्ट बर्न हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, या आपके पास उसके बाद जो है वो आपके एंटेड बाउल डिजीजेज हो सकती है। मतलब अगर उसका कोई रेक्टम का इशू आ रहा है, कोई एब्डोमिनल इशू आ रहा है, तो आपके पास जो मेन उसका प्रॉब्लम होगा वो आपके पास एंटर बावल हैबिट्स होगी, उसकी सारी की सारी जो बावल हैबिट्स है वो चेंज हो जाएंगी। To investigate these and other signs and symptoms, asked him about the location, quality, onset, duration, frequency and severity of each, ठीक है। और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप जो अलामात देखते हो, उसमें आप उसकी उसकी पेन की लोकेशन देखते हो, क्वालिटी देखते हो, ऑनसेट देखते हो, ड्यूरेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हो। एंड आल्सो आस्क हिम और हर व्हाट रिलीव्स और वर्सन हिज सिम्टम्स। और आप ये भी पूछते हो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इन अलामात को कम कर देती है या इन अलामात को सबसाइड कर देती है। आगे आ जाता है आस्किंग अबाउट करंट हेल्थ, मतलब अभी की जो मौजूदा हेल्थ उसकी चल रही है वो क्या क्या है, ठीक है, उसके बारे में आप पूछते हो। दैट आस्क द पेशेंट इफ ही इज टेकिंग एनी मेडिकेशन, किसी किस्म की कोई दवाई तो नहीं ले रहा, ब्लड प्रेशर की या शुगर की, सेवरल ड्रग्स स्पेशली एस्प्रिन, डिस्प्रिन या एस्प्रिन वगैरह तो नहीं ले रहा, या फिर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स तो नहीं ले रहा, एंटीबायोटिक्स तो नहीं ले रहा, ओपियोइड एनर्जेसिक है वो तो नहीं ले रहा, जो कि नोजिया करती है, वॉमिटिंग करती है, डायरिया करती है, कॉन्स्टिपेशन करती है एंड अदर जीआई सिम्टम्स, ठीक है। तो आपने इसको मेक श्योर कर लेना है कि किसी किस्म की कोई पॉस्ट्रीव लिक्सेटिव, ठीक है, उसका हैबिचुअल यूज तो नहीं है, उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, खास अबाउट एनीमा सपोस्ट्रीव यूज। एंड डोंट फॉरगेट टू आस्क द पेशेंट इफ दे हैव एलर्जीज टू मेडिकेशन। और अगर प्रीवियसली उसको किसी खास किस्म की मेडिसिन से एलर्जी रह चुकी है तो आपने वो भी उससे ज़रूर पूछनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स हैं, सच एज कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो कि एलर्जी काज कर देते हैं, उनके बारे में भी हमें देखना है। अब मुझे हर बच्चा जो है आपके पास जो है वो 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर ये आपकी असाइनमेंट है अभी के लिए कि मुझे हर बच्चा जो है वो एब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट्स और 4 रीजन्स मुझे लिख के बताए, अपना पे मैसेज भेजे लिख के, और ये भी बताए कि उसमें मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं उन 4 क्वाड्रेंट या 4 रीजन्स के अंदर। जल्दी से, यू हैव ओनली 4-5 मिनट्स। जल्दी से जो बच्चा ये लिख के भेजेगा असाइनमेंट, उसकी अटेंडेंस मार्क होगी।
You have only 5 minutes for this assignment. मुझे जल्दी से जो बच्चा ये लिख के भेजेगा सिर्फ उसी की अटेंडेंस मार्क होगी और किसी भी स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं क्वाड्रेंट्स और रीजन, उनके मुझे नेम और मेजर ऑर्गन के नेम लिख के भेजें हर बच्चा। ने और माहम ने सिर्फ और सिर्फ मैसेज भेजा, बाकी सारे नॉन सीरियसली बिहेव कर रहे हैं। What is the major difference between quadrants and regions?
क्वाड्रेंट और रीजन्स में मेजर डिफरेंस क्या है ये भी साथ में बताएं। What is the major difference between quadrants and region? माहम आपने इसको इतना कंसाइज करके भेजा है। शाबाश रिया। अभी तक सिर्फ सना ने, विनीश ने, सारा ने, सिर्फ इन स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है और किसी ने नहीं भेजा। बस ठीक है, जिन लोगों ने मुझे भेजा है इनकी अटेंडेंस सब मैं मार्क कर दूंगी। आगे हम चलते हैं आस्किंग अबाउट करंट हेल्थ। कहते हैं आस्क द पेशेंट इफ ही टेकिंग एनी मेडिकेशन। हमने मरीज से पूछना है कि अगर कोई वो खास किस्म की मेडिकेशन ले रहा है। सेवरल ड्रग्स स्पेशली एस्प्रिन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कैन कॉज नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अदर जीआई साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, अगर वो इस किस्म की कोई ड्रग्स ले रहा है तो वो कहता है कि ये नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की दूसरी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है वो इनको कॉज कर सकता है। नहीं, मैंने अक्सर आपको रजिस्टर पे नहीं कहा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि आपने मुझे मैसेज बना के भेजना है। इस टाइम हम ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं और मैं आपकी पार्टिसिपेशन देख रही हूँ। ठीक है, डोंट ट्राई टू मेक योर सेल्फ वेरी स्मार्ट। Be sure to ask about laxative use, habitual use may cause constipation। ठीक है, उससे बार बार पूछना है कि आप खास किस्म की कोई लेक्सेटिव का ज़्यादा देर से इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर से लेक्सेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन करवा देता है। सो आस्क अबाउट एनीमा, स्पोस्ट्रीज। इसी तरह से कहते हैं डोंट फॉरगेट टू आस्क द पेशेंट इफ दे हैव एलर्जीज टू मेडिकेशन।
और फिर आपने किसी किस्म की उसको अगर एलर्जी से मेडिसिन से एलर्जी है तो आपने उसके बारे में भी पूछना है। फूड आ गया, जैसे कहते हैं एलर्जी, ठीक है, मे कॉज ये सिम्टम्स। इन एडिशन आस्क द पेशेंट अबाउट चेंजेस इन एपेटाइट, ठीक है, फिर आपने उसकी एपेटाइट की चेंजेस के बारे में भी पूछना है। डिफिकल्टी इन च्यूइंग और स्वेलिंग तो नहीं है, चेंजेस इन बावल हैबिट्स तो नहीं है उसकी, डज ही हैज़ एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं है उसको, हैज़ ही नोटिस्ड अ चेंज इन कलर, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी एंड अपीयरेंस ऑफ स्टूल। फिर उसकी आपने स्टूल की हेल्थ के बारे में भी डिस्कस करना है कि कोई उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके कलर, इस चीज़ के अंदर तो कोई खास किस्म का चेंज तो नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसके हैज़ ही एवर ब्लड इन स्टूल, स्टूल में उसके ब्लड तो नहीं आता, ये चीज़ भी आपने नोटिस करनी है। उसके ट्रैवल प्लान्स को आपने देखना है, ठीक है। इफ़ द पेशेंट्स रीजन फॉर सीकिंग केयर इज डायरिया, फाइंड आउट इफ ही हैज़ रिसेंटली ट्रैवल्ड अब्रॉड, वेयर ही ट्रैवल्ड। डायरिया आ गया आपके पास, हेपेटाइटिस आ गया, पैरासिटिक इन्फेक्शन आ गई, कैन रिजल्ट फ्रॉम इंजेस्टिंग ए कंटेमिनेटेड फूड, और ये सारा का सारा कंटेमिनेटेड फूड के इस्तेमाल की वजह से उसको हो सकता है, ठीक है। या फिर जिस एरिया में जिसने मूव किया वहाँ का पानी यूज़ करने से। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न में उससे पूछेंगे कि किसी किस्म की कोई एब्डोमिनल पेन तो नहीं है। आर यू एक्सपीरियंसिंग एब्डोमिनल पेन, ठीक है। एब्डोमिनल पेन अकर्स व्हेन स्पेसिफिक digestive organs or structures are affected by chemicals or mechanical factors such as inflammation, infection, distension, stretching, pressure, obstruction और trauma, ठीक है। मतलब पेन ऑफ एब्डोमिनल पेन जो है वो किसी भी इन वजूहत में से किसी एक वजह से हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पेन, आप पेन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, एंड हाउ बैड इज दी पेन, और वो किस हद तक आपको मुतासर कर रही है, यानी कि उसकी शिद्दत कितनी है आपके पेन स्केल के ऊपर। 1 to 10 जितना भी आपका रेटिंग है उस पर जो है वो उसकी शिद्दत कितनी है, विथ 10 बीइंग दी वर्स्ट, और 10 जो है वो अगर हो जाए तो उसको कहते हैं कि वो शिद्दत की पेन है, ठीक है, सबसे वर्स्ट पेन। हाउ डिड डज पेन बिगन, पेन कब शुरू होती है। द ऑनसेट ऑफ द पेन इज डायग्नोस्टिक क्लू to its origin. For example, acute pancreatitis produce sudden onset of the pain. जो acute आपकी पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होती है उसको पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड ITS आ जाता है एंड पे तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट, दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। अगर अपेंडिसाइटिस है तो मतलब अपेंडिक्स की है, अगर पेंक्रियाटाइटिस है तो मतलब पेंक्रियाज की है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं वेयर इज द पेन लोकेटेड, डज इट मूव और हैज इट चेंज फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन। उसकी ओरिजिनल लोकेशन क्या है, वो पेन सोर्स एंड वेदर इट इज़ प्राइमरी और रेफर, ठीक है। और लोकेशन ही हमें बताती है कि पेन का सोर्स क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। व्हेन डज द पेन अकर्स, टाइमिंग एंड रिलेशन टू पर्टिकुलर इवेंट्स सच एज ईटिंग, एक्सरसाइज, बेड टाइम, ठीक है, इन चीज़ों में होगा। उसके बाद आ जाता है टाइमिंग एंड द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट्स में बी ए क्लू टू ओरिजिन, ठीक है। टाइमिंग और रिलेशनशिप आ जाता है पेन का। पेन ऑफ द ड्यूरिनल अल्सर में अवेकन द क्लाइंट एट नाइट, उसको समटाइम रात के टाइम भी उठ के बैठना जाता है कि जब वो इतनी ज़्यादा पेन जो है वो आपकी सिवियर हो जाती है नाइट टाइम के अंदर। सीम्स टू ब्रिंग ऑन द पेन, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, मेक इट वर्स, और एग्जैसरेटेड फैक्टर्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि, कौन से फैक्टर हैं जो कि उस दर्द को बढ़ा देते हैं, तो कौन से फैक्टर हैं जो कि उस दर्द को कम करने में हेल्प आउट करते हैं, और मेक इट बेटर, और या फिर उसको कम करने में हेल्प करते हैं, एलिवेटिंग फैक्टर। वेरियस फैक्टर्स कैन प्रेसिपिटेट और एग्जैसरेट एब्डोमिनल पेन सच एज अल्कोहल इंजेक्शन, अगर कोई शख्स अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो वो उसको क्या करेगी, एलिवेट कर देगी। विद पेंक्रेटाइटिस और सुपाइन पोजीशन, विद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज,
गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के साथ है तो पेन अगर तो वो सुपाइन पोजीशन में है तो वो उसको क्या कर देगी, इनहेंस कर देगी। सो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर सच एज पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसमें भी। नेक्स्ट पे है, कहते हैं इज द पेन एसोसिएटेड विद एनी अदर सिम्टम सच एज nausea, vomiting, diarrhea, constipation, gas, fever, weight loss, fatigue और yellowing of the eyes or skin। ठीक है, अगर नहीं तो associated sign and symptoms may provide diagnostic evidence to support और rule out a particular origin of the pain। ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो आपने क्या करना है, आपने वो रीजन लोकेट करके बताना है कि जिस ओरिजिन की वजह से है। मिसाल के तौर पे एपिगैस्ट्रिक पेन ज़्यादातर हार्ट पेन की वजह से होता है। ठीक है, या फिर एपिगैस्ट्रिक पेन accompanied बाय टैरी स्टूल सजेस्ट गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन अगर टैरी स्टूल आ रहा है तो वो क्या बता रहा है कि ड्यूडेनल अल्सर है। ठीक है, अब मुझे सब लोग इस क्लास के लिए अटेंडेंस दे दें, फिर हम अपने इसी लेक्चर को यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे मेरी अपनी क्लास में, लेकिन 10-15 मिनट की आप लोग ब्रेक ले लीजिएगा इसके बाद। लेकिन अभी मुझे इस क्लास के लिए प्लीज़ अटेंडेंस दे दें अपनी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फिर हम जो है वो 10 मिनट के बाद आते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद आपको 10 मिनट की मैं ब्रेक दूँगी ताकि आप लोग थोड़ा सा कुछ फ्रेश हो जाए और फिर दोबारा इस लेक्चर के लिए आ जाए। थैंक यू। अटेंडेंस दे दीजिए।
इधर वो लेक्चर ले रही थी, ये मैंने हाफ खा लिया। अंडा भी है इसमें। एवरीडे का पैक मैंने उसको बुलाऊँ तो उनको पैसे दिए, मुझे लगा 140 रुपये दिया मैंने। हाँ तो पैक मैं मिला दूँगा और कभी तक आया वो आ जाएगा। जरा पूछिएगा ऐसा नहीं रखना। वो आएगा